नमस्कार, मैं डॉक्टर नूरजहाँ और मैं आपको जो हमारी इससे पूर्व की कक्षा थी उसमें मैंने आपको ए पार्ट के कुछ बिंदुओं पर चर्चा की और आप स्क्रीन पर देखेंगे कि बी पार्ट यानी मैंने पहले आपको विदेशी व्यापारिक जहाज पर बात की और अब मैं विदेशी सरकारी जहाज़ों पर क्षेत्राधिकार पर बात करूँगी। तो विदेशी सरकारी जहाज़ों पर क्षेत्राधिकार के संबंध में जो स्थितियां हैं वो मैं आपको बताऊं कि विदेशी सरकारी या सार्वजनिक जहाज को उस देश का अंग माना जाता है जिस पर उसका झंडा लगा हुआ हो। किसी भी देश का सार्वजनिक जहाज बंदरगाह के स्थानीय और दीवाने कानूनों से उन्मुक्त होता है। ये इसकी बेसिक बात है कि वो पूरी तरह से दीवानी और फौजदारी से उन्मुक्त होता है। लेकिन इन जहाज़ों को प्रयास करना चाहिए कि स्थानीय या प्रादेशिक जो समुद्र है उनके नियमों की पालना करें ताकि जलपोतों को, रणपोतों को, सवारियां लाने ले जाने वाले जहाज़ों पर किसी तरह की कोई पाबंदी न लग जाए। इस पाबंदी से बचने के लिए उन्हें स्थानीय या प्रादेशिक नियमों की पालना निश्चित रूप से करनी चाहिए, लेकिन वो दीवानी और फौजदारी मामलों में उससे पूरी तरह से मुक्त होते हैं। इसमें देखो कि बी पॉइंट को भी कुछ 4 पार्ट में बांटा गया। इसमें स्क्रीन में देख रहे हुए निर्दोषागमन का अधिकार यानी जो सरकारी विदेशी जहाज है वो प्रादेशिक जल में से होकर जा सकता है, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि वो जिस देश से होकर निकल रहा है वहाँ के स्थानीय नियमों के साथ छेड़छाड़ न करें। इसमें दूसरी बात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दीवानी अधिकार, दीवानी मामलों के अधिकार के अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम्पल अगर आप पुस्तकों के साथ थोड़ी चर्चा कर पुस्तकों को पढ़ने का, देखने का प्रयास करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि किस किस तरह के विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए और इन विवादों के बाद अंत में एक कंक्लूजन दिया गया और उसी कंक्लूजन पे मैं आपसे बात करूंगी। वो ये है कि कोई भी विदेशी सार्वजनिक जहाज, चाहे वह व्यापारिक हो या सैनिक हो, वो अन्य राज्य के क्षेत्राधिकार से मुक्त है, परंतु उससे निष्कर्ष यह निकलता है कि सरकारी जहाज मनमाना व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। उसे अपने कर्मचारियों के साथ पूरी तरह से संयमित रहने की जरूरत है। उसे वहाँ के राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ने का अधिकार नहीं है और राष्ट्रीय कानून के साथ वो छेड़छाड़ न करे। ये उसके अंतर्गत आता है। अब दीवानी के बाद तीसरी बात आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, अधिग्रहित सरकारी जहाज। अधिग्रहित सरकारी जहाज से यहाँ तात्पर्य है जब सरकार के द्वारा गृह युद्ध के दौरान विद्रोही अथवा वैध सरकार के जहाजों को अधिग्रहित कर लिया जाता है तो ऐसे में अधिग्रहित कर लिया जाता है तो ऐसे में व्यापारिक अधिग्रहित कर लिया जाता है तो प्रयास ये होता है कि अगर उस सरकारी जहाज का उद्देश्य व्यापार है तो उसे उन्मुक्ति निश्चित रूप से मिलनी चाहिए और राष्ट्र इसका समर्थन करते हैं। चौथी और अंतिम बात इसमें आती है कि देखिए मान्य विदेशी सरकारों का स्तर, इससे तात्पर्य है कि जब एक राज्य को दूसरे
राज्य द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाती। मान्यता मैं आपको एक टॉपिक के रूप में पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ मान्यता का अर्थ वही है, जब एक सरकार को दूसरे राज्य द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसे जहाजों को विदेशी बंदरगाहों पर उन्मुक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं, अर्थात वो इस दायरे के अंतर्गत नहीं आएगा। मान्यता एक ऐसा ऐसा तत्व है जो राष्ट्रों के अस्तित्व को स्वीकारोक्ति देता है। जब ये स्वीकारोक्ति नहीं है तो उस पर उसे वो उन्मुक्तियां प्राप्त नहीं है जो होनी चाहिए। मैं सी पॉइंट के चारों पॉइंट आपको क्लियर किए, बी पॉइंट के सॉरी। अब मैं आती हूँ सी पॉइंट पर, क्षेत्राधिकार और अंतरराष्ट्रीय संगठन। क्षेत्राधिकार और अंतरराष्ट्रीय संगठन से यहाँ तात्पर्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आदि सभी संगठन राज्य के क्षेत्राधिकार से मुक्त पाए जाते हैं। और इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 1946 और 1946 और 47 में होने वाले अपने सम्मेलनों में इसे पूर्णतः स्वीकृति प्रदान की है। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो क्षेत्राधिकार से उन्मुक्त होते हैं, मुक्त होते हैं। मैं पांचवी और चौथी और डी पॉइंट जो इस क्लास के लिए अंतिम है उस पर बात कर रही हूँ कि महासमुद्रों पर क्षेत्राधिकार। महासमुद्र यानी खुला समुद्र। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि मोटे तौर पर 3 मील की चौड़ाई, शायद उसमें मैं 4 मील बोल गई हूँ, इसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। 3 मील की चौड़ाई का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? प्रादेशिक क्षेत्र कहलाता है समुद्र में। और उसके बाद का जो क्षेत्र है वो महासमुद्र कहलाता है। तो प्रादेशिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत जो प्रादेशिक समुद्र का एरिया है उसको हम समुद्री पेटी के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो यानी समुद्र पेटी के बाहर का जो एरिया होता है वो महासमुद्र एरिया कहलाता है। और इस पर सामान्यतः सभी देशों की प्रभुसत्ता होती है और इस प्रभुसत्ता के अंतर्गत उन्हें मछली पकड़ने, पनडुब्बियां छोड़ने एवं संचार के साधनों के उपयोग के लिए काम में लिया जाता है। इस पर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, राज्यों का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार स्थापित नहीं होता या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नहीं माना जाता। अतः ये बात यहाँ देखिए स्पष्ट हो जाती है कि मैं ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसको एक बार कंक्लूड कर देती हूँ कि विदेशों में स्थित सशस्त्र सेनाओं पर क्षेत्राधिकार जो है जिस देश की सेना है उसका होता है, उस देश की सेना का होता है। लेकिन अपराध की स्थिति में न्याय उस जहाँ स्थित है वहाँ के सैनिक न्यायालय में उस पर कार्यवाही की जा सकती है। विदेशी राज्य, उनके अध्यक्ष और राजनयिक जो हैं वो दीवानी और फौजदारी मामलों में के क्षेत्राधिकार से उन्मुक्तियां होती हैं। इसी तरह से राजनयिकों को भी ये उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। जहाज़ों के संदर्भ में विदेशी व्यापारिक जहाज़ों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन्हें निर्दोष आने जाने के लिए फौजदारी अधिकार के अंतर्गत और बंदरगाह में स्थानीय देश के क्षेत्राधिकार में उसे रखा जाता है। और बी पॉइंट को मैंने अभी आपको समझाया कि विदेशी सरकारी जहाज़ों के क्षेत्राधिकार में उसने प्रादेशिक क्षेत्र में यानी समुद्र पेटी में आने जाने का अधिकार होता है। दीवानी अधिकार क्षेत्र से उन्हें वंचित रखा, दीवानी क्षेत्र अधिकार उन्हें प्राप्त है, अर्थात दीवानी मामले उन पर दायर नहीं किए जा सकते। अधिग्रहित सरकारी जहाज और मान्यता यानी चौथा पॉइंट इसके अंतर्गत आता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी संगठन हैं उन संगठनों को राज्यों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया और महासमुद्र का जो क्षेत्राधिकार है उस पर सामान्यतः सभी देशों का अधिकार क्षेत्राधिकार बनता है, केवल समुद्र पेटी के अधिकार को छोड़कर। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक यहाँ
ख़त्म होता है, समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको ठीक से समझा पाई, लेकिन जहाँ भी मैं आपको नहीं समझा पाई, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उन संशय को ग्रुप के माध्यम से ज़रूर मुझे बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आगामी कक्षाएं मैं आपके अनुसार संचालित कर पाऊँ। लेकिन ग्रुप में शेयर करने के बाद मैं छात्रों से भी, मेरे स्टूडेंट से भी उम्मीद करती हूँ कि वो इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लें। और हम नेक्स्ट क्लास में आपको एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी। धन्यवाद।